हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने कायिक जनन की प्राकृतिक विधियों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंतर्गत हम कायिक जनन के कृत्रिम विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, कायिक जनन की दूसरी विधि है कृत्रिम कायिक जनन। देखिएगा, जो कृत्रिम कायिक जनन है, यह कृत्रिम कायिक जनन मानव के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मानव के द्वारा किया जाने वाला कायिक जनन। हम कह सकते हैं मानव के द्वारा किए जाने वाले कायिक जनन को कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। इस कृत्रिम कायिक जनन की 3 विधियां हैं। फर्स्ट है कर्तन या कटिंग। कर्तन या कटिंग। सेकेंड विधि है दाब लगाना या लेयरिंग विधि। और थर्ड रोपण या अध्यारोपण या ग्राफ्टिंग। इन 3 विधियों के द्वारा कृत्रिम कायिक जनन संपन्न होता है, जिसमें कर्तन, दाब लगाना और रोपण शामिल है। एक एक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कर्तन। कर्तन या कटिंग। देखिएगा, कर्तन जो शब्द है, इस कर्तन शब्द का मतलब होता है काटना। कर्तन का अर्थ होता है काटना। अर्थात इस प्रकार के कृत्रिम कायिक जनन के अंतर्गत सबसे पहले जो पादप भाग हैं, जैसे जड़, तना इत्यादि, इन पादप भागों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। क्या किया जाता है? इन्हें सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में इन्हें काटा जाता है और काटने के पश्चात इन्हें उपयुक्त हार्मोन के गुण में डुबोया जाता है और डुबोकर इन्हें भूमि में दबा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? भूमि में दबा दिया जाता है। तो उस दबे हुए पादप भाग से नए पादप का निर्माण हो जाता है। यह प्रोसेसिंग कहलाती है कटिंग या कर्तन। अब देखिएगा, इस प्रोसेस के अंतर्गत 2 प्रकार की कटिंग की जाती है। एक तो स्तंभ कटिंग, स्तंभ कटिंग। देखो, स्तंभ कटिंग में क्या होता है कि जब जो कायिक जनन है, इस कायिक जनन के लिए पादप भाग के रूप में
क्या लेते हैं? तना। जब कायिक प्रवर्धन के लिए पादप भाग के रूप में तने को लिया जाता है तो उसे कहते हैं स्तंभ कटिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे गन्ना, गुलाब, बोगेनविलिया, इन पादपों के जो तना है, इन तने का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए, इसलिए इनको बोलते हैं स्तंभ कटिंग। सेकंड है मूल कटिंग। जैसा ही नाम से स्पष्ट है, मूल कटिंग अर्थात इसमें पादप भाग के रूप में, कायिक प्रवर्धन के लिए पादप भाग के रूप में क्या कहेंगे बेटा? मूल। तो जब पादप भाग के रूप में मूल को लिया जाता है तो कहलाता है मूल कटिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे नींबू, अमरो, ये था कटिंग। तो इस कटिंग के द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किया जाता है। सेकंड विधि है दाब लगाना या लेयरिंग विधि। सेकंड विधि दाब लगाना या लेयरिंग मेथड। देखिएगा इस विधि के अंतर्गत जो पादप भाग है यानी कि शाखा, उस शाखा पर सबसे पहले अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित किया जाता है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो पादप भाग है जैसे कोई भी शाखा है, उस शाखा पर अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। इसके पश्चात जब उस पादप भाग पर अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाता है तो उस पादप भाग को मुख्य पादप से काटकर अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर देते हैं। उस पादप भाग को मुख्य पादप से काटकर अन्य स्थान पर क्या कर देते हैं? स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब देखिए जो दाब लगाना है, जो लेयरिंग विधि है, ये दो प्रकार से की जाती है। कितने प्रकार से की जाती है बेटा? दो प्रकार से। फर्स्ट है टीला दाब विधि। और सेकेंड वायु दाब विधि। यह इसको बुट्टी दाब विधि में कहते हैं बेटा, बुट्टी दाब विधि। देखिएगा पहला देखते हैं टीला दाब विधि। टीला
दाब विधि। इस विधि के अंतर्गत क्या करते हैं, जैसे कि ये विधि काम में ली जाती है चमेली, मोगरा इत्यादि पादपों में, जिनकी शाखाएं थोड़ी लचीली होती है। तो इस विधि के अंतर्गत जो पादप है, इस पादप की किसी एक शाखा को, पादप की किसी एक शाखा को नीचे की ओर झुकाकर भूमि में दबा दिया जाता है। होगी शाखा होगी इसकी एक शाखा को नीचे की ओर भूमि में दबा दिया जाता है। ये ध्यान रखते हैं कि जो दबा हुआ भाग है उस दबे हुए भाग में क्या होनी चाहिए, पर्व संधि। क्या होनी चाहिए बेटा, पर्व संधि। अब उस दबे हुए भाग के ऊपर मिट्टी का एक टीला लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, मिट्टी का टीला। मिट्टी का टीला लगा दिया जाता है। इस दबे हुए भाग को नम रखा जाता है। क्या करते हैं, इसको नम बनाए रखते हैं, जिससे इस पर्व संधि वाले भाग से कुछ समय पश्चात अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती है। क्या विकसित हो जाती है, अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती है। इसके पश्चात इस शाखा को मुख्य पादप से काट लिया जाता है। क्या कर लेते हैं, इसको मुख्य पादप से अलग कर लेते हैं और अलग करके इस शाखा को किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है या लगा दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप इस शाखा से नए पादप का निर्माण हो जाता है। और ये जो विधि है वो किसके काम में ली जाती है, चमेली, मोगरा इत्यादि पादपों में। सेकंड दूसरी विधि है वायु दाब विधि या गुट्टी दाब विधि। देखिएगा इस विधि के अंतर्गत क्या करते हैं, वायु दाब विधि। ये जो विधि है कुछ बड़े वृक्षों जैसे आम इत्यादि पादपों में कारगर होती है। इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में क्या किया जाता है कि सर्वप्रथम एक शाखा का चुनाव करते हैं। उस शाखा पर चाकू की सहायता से इसकी जो छाल है, इस छाल को एक वलय के रूप में हटा दिया जाता है। जो शाखा है, इस शाखा की छाल को, केवल छाल को क्या कर देते हैं, एक वलय के रूप में चाकू से काटकर अलग कर लेते हैं। अब इस जो वलय वाला भाग है, इस वलय वाले भाग पर या तो रुई अथवा मॉस पादप क्या लपेट देते हैं, रुई या मॉस पादप लपेट दिया जाता है। क्या कर देते हैं, यहाँ पर रुई या मॉस पादप लपेट देते हैं और लपेटने के पश्चात इसे रस्सी की सहायता से बांध दिया जाता है।
अब इस शाखा के ठीक ऊपर की शाखा पर, इस शाखा के ठीक ऊपर की शाखा पर एक मटका बांध दिया जाता है। क्या बांध देते हैं? एक मटका। इस मटके के निचले भाग में एक छिद्र कर दिया जाता है, जिसका संबंध रस्सी की सहायता से इस कटे हुए भाग से कर देते हैं। इसके पश्चात इस मटके में जल भर दिया जाता है। क्या भर देते हैं? जल। जिसके फलस्वरूप जो जल है, ये जल इस रस्सी की सहायता से, इसकी सहायता से, इस रस्सी की सहायता से जो कटा हुआ भाग है, इस कटे हुए भाग को नम बनाए रखता है। ठीक है। जिसके फलस्वरूप इस कटे हुए भाग से कुछ समय पश्चात अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती है। क्या विकसित हो जाती है? अपस्थानिक जड़ें। तो जब इस कटे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें निकल आती है, उसके पश्चात इस शाखा को इस मुख्य पादप से काटकर अलग कर दिया जाता है। क्या करते हैं? इसको, इस शाखा को मुख्य पादप से काट लेते हैं और काटकर अलग कर देते हैं। अलग करके इसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप ये जो शाखा है वो नए पादप के रूप में विकसित हो जाती है। तो इस प्रकार जो वायु दाब विधि या गोटे विधि के द्वारा कृत्रिम कायिक जनन किया जाता है। और कृत्रिम कायिक जनन की नेक्स्ट और लास्ट विधि है रोपण या अध्यारोपण या ग्राफ्टिंग। देखिएगा, रोपण या अध्यारोपण का अर्थ होता है रोपना। क्या मतलब होता है इसका? मतलब रोपना। अर्थात अध्यारोपण के अंतर्गत किसी एक पादप भाग को, किसी एक पादप भाग को किसी दूसरे पादप पर क्या किया जाता है? रोपा जाता है। किसी एक पादप भाग को किसी दूसरे पादप भाग पर रोपा जाता है। ठीक है। इस विधि के अंतर्गत जो पादप भाग है, ठीक है, उस पादप भाग को किसी दूसरे पादप भाग पर रोप रहे हैं, वो पादप भाग कहलाता है कलम। क्या कहलाता है? कलम। अर्थात वह पादप भाग जिसे किसी अन्य पादप पर रोपा जाता है, वह पादप भाग जिसे किसी अन्य पादप पर रोपा जाता है वो तो कहलाता है कलम। क्या कहलाता है? कलम। और कलम को, इसे कलम को जिस पादप पर रोपा जाता है कलम को जिस पादप पर रोपा जाता है वो कहलाता है स्कंध।
क्या कहलाता है? स्कंद। अर्थात इस अध्यारोपण के अंतर्गत इस कलम को इस स्कंद पर रोपा जाता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप कुछ समय पश्चात जो कलम है और स्कंद, इन दोनों के जो ऊतक हैं, ठीक है, समूह ऊतक, वो आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के फलस्वरूप जो कलम है, ये कलम इस स्कंद पर वृद्धि करने लगती है। क्या करती है? कि जब दोनों स्कंद और कलम के ऊतक आपस में जुड़ जाते हैं, अर्थात जब कलम स्कंद से सहमयनी संबंध स्थापित कर लेती है, तो उसके पश्चात जो कलम है इस स्कंद के ऊपर क्या करती है? वृद्धि करने लगती है। इस रोपण या अध्यारोपण की 4 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 4। पहली है वेप या जीभी या जिह्वा या प्रतोद अध्यारोपण। पहली विधि वेप या जीभी या जिह्वा या प्रतोद अध्यारोपण। देखिएगा, इस विधि के अंतर्गत क्या करते हैं कि जो स्कंद भाग है, इस स्कंद भाग को चाकू की सहायता से तिरछा काटा जाता है। क्या करते हैं कि जो स्कंद है, इस स्कंद भाग को चाकू की सहायता से तिरछा काटते हैं, और उसी प्रकार जो कलम भाग है, उस कलम भाग को भी स्कंद के अनुरूप उस कलम भाग को भी स्कंद के अनुरूप क्या करते हैं? तिरछा काटते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान रखी जाती है कि जो कलम और स्कंद, यानी कि जो कलम है वह स्कंद दोनों समान व्यास के होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों समान व्यास। अर्थात जितना मोटा स्कंद है उतनी ही मोटी क्या होनी चाहिए? कलम होनी चाहिए। इसके पश्चात इस कलम को इस स्कंद वाले भाग पर, इस पर स्कंद वाले भाग पर बांध देते हैं। क्या करते हैं? इसको बांध देते हैं। किसकी सहायता से? रस्सी की सहायता से या धागे की सहायता से। तो जो कलम है, इस कलम को स्कंद पर रस्सी या धागे की सहायता से बांध दिया जाता है। इसके पश्चात इसके चारों ओर गोबर या गीली मिट्टी लगा देते हैं, जिसके फलस्वरूप जो कटा हुआ भाग है उस कटे हुए भाग में वायु प्रवेश नहीं कर पाती है। क्योंकि यदि कटे हुए भाग में वायु प्रवेश कर जाती है तो जो कलम है वो इस स्कंद पर वृद्धि नहीं कर पाती, क्योंकि दोनों के जो ऊतक वो आपस में परस्पर नहीं जुड़ पाते हैं। जिसके फलस्वरूप जो कलम है, ये कलम अब क्या करेगी? वृद्धि करेगी। क्या करेगी? वृद्धि। तो जब इस कलम को इस स्कंद पर बांध दिया जाता है तो कुछ समय पश्चात इन दोनों की जो एदाएं हैं
यानी कि इनके समान उत्तक वो आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के फलस्वरूप इस स्कंद पर इस कलम की क्या होगी, वृद्धि होगी और नए पादप का निर्माण हो जाएगा। सेकंड है फच्चर अध्यारोपण। फच्चर अध्यारोपण या इसको बोलते हैं बेज बांधना। फच्चर अध्यारोपण या बेज बांधना। देखो जो फच्चर अध्यारोपण है या बेज बांधना है, इसमें भी क्या करेंगे कि जो कलम व स्कंद है, ये ध्यान रखना है कि जो कलम व स्कंद दोनों का व्यास समान होना चाहिए। इस विधि में भी क्या ध्यान रखना है कि जो कलम और स्कंद इन दोनों का व्यास समान होना चाहिए। इस विधि के अंतर्गत जो स्कंद है, स्कंद इस स्कंद के अंतर्गत सबसे पहले वी आकार का चीरा लगा देते हैं। स्कंद में क्या करते हैं कि एक वी आकार का चीरा लगा दिया जाता है। ठीक इसी के अनुरूप जो कलम वाला भाग है, इस कलम को भी इसी वी आकार के अनुरूप काट लिया जाता है। जिस प्रकार का स्कंद में वी आकार का गड्ढा होता है, चीरा होता है, उसी आकार में जो कलम है, इस कलम को भी काट लिया जाता है। इसके पश्चात इस वी आकार के जो चीरा है, इस वी आकार के चीरे में इस कलम को फिट कर दिया जाता है। और फिट करने के पश्चात इसे वही रस्सी की सहायता से या धागे की सहायता से चारों ओर बांधकर उस पर गीली मिट्टी या गोबर लगा दिया जाता है, ताकि जो वही कटे हुए भाग में प्रवेश नहीं कर पाए। कुछ समय पश्चात जो कलम और स्कंद इन दोनों के उत्तक आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के फलस्वरूप जो कलम है वो स्कंद पर वृद्धि करने लगती है। क्या करने लगती है? वृद्धि करने लगती है। नेक्स्ट तीसरी विधि है इसकी, थर्ड प्रकार इसका क्रेट या मुकुट अध्यारोपण। क्रेट या मुकुट अध्यारोपण। देखो यहां पर क्रेट या मुकुट अध्यारोपण है। इस अध्यारोपण के अंतर्गत जो स्कंद है, इस स्कंद का व्यास कलम से कई गुना अधिक होता है। स्कंद का व्यास कलम से कई गुना अधिक होता है। अर्थात क्या समझे कि स्कंद का व्यास तो अधिक होगा और कलम का व्यास कम होगा। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा यह है कि जो एक स्कंद है, इस एक स्कंद पर कई कलम को लगाया जा सकता है। इस विधि में क्या होगा कि जो एक स्कंद होगा, इस एक स्कंद पर एक से अधिक कलम को रोपा जा सकता है। अर्थात एक ही पादप पर जो विभिन्न गुण वाले जो पादप हैं,
उनकी शाखाओं को लगाया जा सकता है। तो यह हो गया किरीट या मुकुट अध्यारोपण। और जो लास्ट विधि है इसकी फोर्थ, चौथी विधि है इसकी कलिका अध्यारोपण। कलिका अध्यारोपण। देखो इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि के अंतर्गत जो स्कंद है, इस स्कंद की छाल में, किसमें बेटा, स्कंद की छाल में टी आकार का चीरा लगाया जाता है। क्या करते हैं, स्कंद की छाल में टी आकार का चीरा लगाते हैं और उस टी आकार के चीरे के अनुरूप ही जो कलम है, उस कलम को भी टी आकार में ही काटा जाता है। ठीक है, इस प्रकार देखो, ये हो गया स्कंद। इस स्कंद के अंतर्गत जो इसकी छाल है, उस छाल में सबसे पहले एक टी आकार का चीरा लगाते हैं। इस टी आकार के चीरे के अनुरूप ही जो कलम है, इस कलम को भी टी आकार में ही काटा जाता है। इसके पश्चात जो कलम है, इस कलम को क्या करेंगे, इस स्कंद पर जोड़ेंगे। तो जोड़ते समय जो स्कंद की छाल है, इस छाल को चिमटी की सहायता से ऊंचा किया जाता है और ऊंचा करके इस कलम को इस स्कंद पर जो टी आकार का चीरा उसमें फिट कर देते हैं। ये हो गया स्कंद, ये कलम। इसके पश्चात इसे धागे या रस्सी की सहायता से चारों ओर से बांध दिया जाता है और बांधकर क्या करेंगे, वही गोबर या गीली मिट्टी लगा दी जाती है ताकि जो वायु इस फटे हुए भाग में प्रवेश नहीं कर पाए। इसके पश्चात जब दोनों के ऊतक आपस में जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के फलस्वरूप जो कलम है, वो कलम स्कंद पर क्या करती है, वृद्धि करने लगती है। तो ये विधियां थी किसकी बेटा, कृत्रिम कायिक जनन की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लैंगिक जनन के बारे में। थैंक यू।